वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स नोटिस रिप्लाई के बारे में। टैक्स नोटिस रिप्लाई के ऊपर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था 161 का ऑर्डर, जिसको हमने डिस्कस किया था। तो वो टॉपिक चल रहा था, उसमें थोड़ा सा गैप आ गया है, कुछ वीडियोस मैंने और डाली हैं तो वो टॉपिक थोड़ा सा मैंने स्टॉप कर दिया था किसी मसरूफियत की वजह से। तो अभी हम वो टॉपिक जो है हमारा दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वो जो टॉपिक हमने लास्ट छोड़ा था, कहाँ पे छोड़ा था, उसकी वीडियोस मौजूद हैं, उसके मैं लिंक जो है इसी वीडियो में दे दूंगा, तो वो आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। और जिन्होंने नहीं देखा तो वो आप पहले वो वीडियो देखेंगे तो उसके बाद ये वाली आज वाली वीडियो देखेंगे तो आपका पूरा टॉपिक जो है वो सीक्वेंस से चलेगा और आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। तो हमारा टॉपिक जो था 161 का चल रहा था। हमने सबसे पहले जो ऑर्डर 161 1A का डिस्कस किया था, ऑर्डर हमने कंप्लीट रीड किया था, उसका रिप्लाई बनाया था, सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद हमने 161 1 सब सेक्शन 1 का जो ऑर्डर था वो सारा हमने डिस्कस किया था। वो एक्चुअल लाइफ में कैसे एफबीआर का ऑर्डर निकलता है, इशू होता है किसी भी टैक्स पेयर का, वो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। लाइन बाय लाइन हमने सारी चीज़ें रीड की थी। फिर उस नोटिस को हमने डिटेल से पढ़ने के बाद उसका रिप्लाई बनाना सीखा था। उसके हमने दो तरह के रिप्लाई बनाए थे, एक शॉर्ट रिप्लाई बनाया था और एक हेड को हमने डिस्कस किया था। और सिंगल हेड का रिप्लाई कैसे बनता है वो भी हमने डिस्कस किया था। वो रिप्लाई बनाना भी मैंने आपको सिखाया था, वो सारी प्रीवियस वीडियोस में मौजूद हैं। उन वीडियोस का जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड होगी, ये जो 161 का जो हमारा ऑर्डर चल रहा था, इसका जो भी पिछले वाला हमने टॉपिक जो छोड़े थे, जिनकी वीडियोस अपलोड की हुई है मैंने, वो इस वीडियो के अंदर उसके मैं लिंक दे दूंगा, वो आप देख लें तो आपको सारी चीजें एक दफा रिवाइज हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद जो 161 का जो ऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया था, इसका रिप्लाई बनाना भी सीख लिया था। इसके बाद जो ऑर्डर आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उनको वो हम देखेंगे, उनको रीड भी करेंगे, उनमें क्या चीजें हैं, फिर उनके रिप्लाई बनाना जो है वो भी हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको 137 का एक नोटिस आता है और एक 138 का नोटिस आता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। जो अभी टॉपिक हमारा चल रहा था इसमें मैंने आपको बताया था कि हम सीक्वेंस से शो कास्ट नोटिस से शुरू करेंगे, कैसे टैक्स पेयर को एक शो कास्ट नोटिस आता है, उसके बाद ऑर्डर आ जाते हैं, उसके बाद डिमांड नोटिस आ जाते हैं, फिर रिकवरी नोटिस आ जाता है। ये सारा टॉपिक जो है हम सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम अपील की तरफ भी जाएंगे। ये पूरा का पूरा जो केस है ये सारा प्रीवियस वीडियोस में मौजूद है। ये जब आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने जो भी वीडियो एक दूसरे से लिंक आ रही होती हैं उनका भी बताया होता है। वो आप जैसे जैसे सीक्वेंस से देखते जाएंगे आपको सारा टॉपिक जो है ये समझ आता जाएगा। तो अभी हमारा ये आधा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था तो आधा भी पेंडिंग था, तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम 137 और 138 के जो नोटिस आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। वो हम ओपन कर लेता हूँ मैं इसको, तो फिर इसको रीड करते हैं साथ साथ, और साथ साथ मैं आपको चीज़ें भी बताता हूँ उसकी। ये ऑर्डर है 137(2) का, नोटिस टू पे टैक्स पेएबल। जब आपके पास टैक्स पेयर के पास एक नोटिस आ जाता है 130 उसका 161 का, जब वो उसका रिप्लाई दे देता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो टैक्स नोटिस अगर ख़त्म हो जाता है तो ठीक है। अगर वो मामला आपके उधर हाल नहीं होते कमिश्नर के पास तो फिर आपको जो है बाद में ये नोटिस आ जाता है, ये वाला डिमांड नोटिस आ जाता है। इसको 137 का नोटिस कहते हैं, नोटिस टू पे टैक्स पेएबल। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ये रियल लाइफ में जैसे नोटिस इश्यू होता है सेम वही है। यहाँ से मैंने कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो है हाइड की हुई है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका हाइड किया हुआ, बाकी सेम नोटिस वही है। इसको हम रीड कर लेते हैं कि क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। वेयर एज द अमाउंट मेंशन्ड बिलो हैज बीन डिटरमाइंड टू बी पेएबल बाय यू फॉर द टैक्स ईयर मेंशन्ड अबव अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जो इसके अंदर नोटिस के अंदर जो भी अमाउंट लिखी होगी, जो हमने इसमें देखी थी, इसका हमारा जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें जिसमें हमने डिस्कस किया था 161 का ऑर्डर, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि एंड पे वो जो टैक्स पेएबल की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, सेम ये वाली जो इधर लिखी हुई है टैक्स पेएबल की अमाउंट सेम यही है। जब आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, वो हमने ऑर्डर सारा डिस्कस किया हुआ है। तो सेम ये वाली वही अमाउंट है। तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो चीज़ें थी उधर आपने एविडेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किए थे, इसलिए हम आपका जो केस है वो क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास अभी जो है हमने ये डिमांड नोटिस भेजा हुआ है कि आप ये वाली जो टैक्स की अमाउंट है उसको
पे करें। अब आगे हम देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पे द सेड अमाउंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ दिस नोटिस टू द ट्रेजर ऑफिस, सब ट्रेजर ऑफिस, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थ्रू द इनक्लोज चलान। अब वो कह रहे हैं कि ये वाला जो 137 का नोटिस इशू हुआ है, ठीक है, टैक्स पेयर को जो नोटिस उन्होंने दे दिया है, वो कह रहा है इस नोटिस की जो डेट, जिस डेट से ये इशू हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं हम डॉक्यूमेंट डेट, यहाँ पे क्या लिखी हुई है 16 जून, आगे ये लिखा हुआ है। ये तो पुराना नोटिस है, जिस डेट को भी आपको आया होगा, जो भी डेट होगी। वो कह रहे हैं कि जिस डेट से ये टैक्स पेयर को नोटिस इशू हो चुका है, डॉक्यूमेंट डेट ये वाली, इस डेट से आगे जो 30 डेज होंगे, 30 दिनों के अंदर अंदर आपने ये टैक्स पेएबल अमाउंट जो है वो आपने जमा करवानी है गवर्नमेंट को। यहाँ पे नेशनल बैंक में, स्टेट बैंक में, या जहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया होगा, वो आपने एक पेएबल चलान बनाना होता है, उसके जरिए आपने सबमिट करवानी होती है। अब यहाँ पे देख लें कि ये टैक्स पेयर को जो 11,33,000 का जो चलान उन्होंने ये डिमांड नोटिस भेज दिया है, अब जाहिर सी बात है टैक्स पेयर जो है इतनी तो अमाउंट पे नहीं करेगा। इसकी जो जस्टिफिकेशंस वगैरह होती हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की भी हैं जब हमने टैक्स नोटिस को डिस्कस किया था और उसका रिप्लाई बनाना सीखा था। उसमें क्या क्या चीज़ें हमने लिखनी होती हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है और एविडेंस क्या अटैच करने हैं, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियसली डिस्कस की हुई हैं, जो पीछे मैंने अपलोड की हुई हैं वीडियोस, उसमें भी हैं, वो आप देखेंगे तो आपको सारा सिनेरियो जो है वो समझ आ जाएगा। अच्छा, तो इसमें आते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो अब जाहिर सी बात है इतनी अमाउंट तो वो नहीं पे करेगा, तो अब वो आगे क्या कह रहा है टैक्स नोटिस में, फेलियर टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस नोटिस विल रेंडर यू लायबल टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एंड लेवी ऑफ एडिशनल टैक्स अंडर द सेड ऑर्डिनेंस। वो कह रहा है कि अगर आप जो है ये वाली टैक्स नोटिस जो आपको डिमांड नोटिस भेजा है, अगर आप इसको नहीं करते, कंप्लायंस इसकी नहीं करते, आप कोई भी हमें ये पे नहीं करते टैक्स, तो फिर ये है कि इसके अलावा आपके ऊपर जो पेनल्टी वगैरह या एडिशनल टैक्स जो है वो भी हम और मजीद लगा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये 11,33,000 का जो डिमांड नोटिस आपको भेज दिया है, अगर आप ये नहीं जमा करवाते 30 दिन के अंदर अंदर, तो फिर इसके अलावा आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और एडिशनल टैक्स भी हम आपके ऊपर मजीद लगा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने नीचे लिखा हुआ है यू मे फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 127 सेक्शन 131 ऑफ द सेड ऑर्डिनेंस टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील इनकम टैक्स appellate tribunal within 30 days of the receipt of this notice, 60 days of the date on which order appeal against is communicated to you। अब वो कह रहा है कि जो ऑर्डर आपको पहले इशू हुआ था जो 161 का, उसके 60 डेज के अंदर, और ये जो डिमांड नोटिस आपको आया हुआ है इसके 30 डेज के अंदर अंदर आप अपील में जा सकते हैं कमिश्नर अपील को। अब जाहिर सी बात है FBR में जो उधर कमिश्नर होगा या डिप्टी कमिश्नर होगा या असिस्टेंट कमिश्नर, जिसने भी ये सारे नोटिस आपको इशू किए हैं, डिमांड नोटिस इशू किए हैं, तो वहाँ पे आपका केस सेटल नहीं हुआ, तो वो अब वो कह रहा है कि 30 डेज के अंदर अंदर, जब ये आपको डिमांड नोटिस मिल चुका है, वो कह रहा है कि इसके 30 डेज के अंदर अंदर आप नेक्स्ट जो फोरम है अपील्स वाला, वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे जो कमिश्नर अपील बैठा होगा, इनकम टैक्स का कमिश्नर अपील बैठा होगा, उसके पास आप अपना ये केस ले जाएं, वहाँ पे जाके ये सारा केस डिस्कस करें। जब आप कमिश्नर अपील के पास जाएंगे तो फिर आपने अपील फाइल करनी है, आपकी हेयरिंग होगी, तो आपने सारे एविडेंस देने हैं, केस सारा जो है वो प्रेजेंट करना है, वहाँ पे एविडेंस देंगे, सारी जस्टिफिकेशंस वगैरह देंगे, वहाँ पे आपका केस जीरो से दोबारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मे भी वहाँ पे आपका ये सारा केस सेटल हो जाए, खत्म हो जाए चीज़ें, आपकी जो पेएबल अमाउंट यहाँ पे बनी हुई है मे भी ये सारी की सारी खत्म हो जाए, वहाँ पे आपकी सारी जस्टिफिकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएं, या मे भी ये भी हो सकता है कि आपकी जो यहाँ पे पेएबल अमाउंट बनी है 11 लाख की बनी है, ये कम हो जाए, ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, हाफ हो जाए, कोई भी चीज़ हो सकती है। जब आपका केस होगा वहाँ पे जो करंट सिनेरियो होगा, आपके एविडेंस होंगे, आपकी जो भी जस्टिफिकेशंस वगैरह होंगी, इसकी बेस पे जो भी केस का फैसला होगा तो वो आपको फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर आपने दो तरह के वहाँ पे ऑर्डर निकलते हैं। जब आप अपील में जाते हैं तो वहाँ पे दो तरह के ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, या तो ये होगा कि कमिश्नर अपील कहेगा ठीक है जी, आपके जो भी एविडेंस वगैरह आपने दिए हैं, जस्टिफिकेशंस वगैरह दिए हैं, कुछ आपकी एक्सेप्ट हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो उसकी बेस पे आपकी ये डिमांड जो
टैक्स पेएबल 11,33,000 का बना है, इतना नहीं है, अब 4 लाख का है, 5 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का, अब इतना है, अब आपने इतना पे करना है। एक केस तो ये हो सकता है। या फिर वो कह सकता है कि आपको रिमांड बैक का नोटिस दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। आपकी सारी अपील होती है, सारा केस चलता है आपका, उसके बाद आपको रिमांड बैक का ऑर्डर मिल जाता है कमिश्नर अपील की तरफ से। जब आपका रिमांड बैक का चीजें मिल जाती हैं तो उसमें भी वो लिख देते हैं, वो केस दोबारा एफपीआर में जो कमिश्नर होता है जिसने ये सारे नोटिस वगैरह इशू किए होते हैं उसके पास आपको दोबारा भेज देता है। ठीक है, तो फिर वहां से आपका केस दोबारा जीरो से शुरू होता है। आप दोबारा नए जो है एविडेंस वगैरह देते हैं, नई जस्टिफिकेशन वगैरह देती हैं, तो दोबारा वो आपको एक चांस देता है कि आप वो दोबारा वहां पे जाएं, उसी फोरम पे जहां से आप आए हैं वहां पे दोबारा आप अपने एविडेंस दें, जस्टिफिकेशन दें और आप वहां पे आपका केस जो है वो खत्म करवाएं। एक सिनेरियो ये हो सकता है। ये 2 सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है, जो पहला सिनेरियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो आपकी अमाउंट कम कर देता है या वो इतनी ही अमाउंट रखता है, तो फिर आपके पास क्या हल होगा। ये भी तो हो सकता है कि वो आपके पहले जहाँ पे एफबीआर में आपके एविडेंस वो एक्सेप्ट नहीं हुए, आप अपील के पास जाते हैं, कमिश्नर अपील के पास, वहाँ पे भी आपकी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपके कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते, इतनी की इतनी डिमांड रखते हैं, या इसमें से फ़र्ज़ कर लें 50,000 60,000 या 1-2 लाख कम कर लेते हैं, बाकी वो कहते हैं कि पे करो, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आप वो तब भी पे नहीं कर सकते इतनी। तो फिर उसके बाद जो है कमिश्नर अपील जो होता है, उसके बाद जो है हम आप जाते हैं ट्रिब्यूनल में, वो इससे भी ऊपर कोर्ट होती है, वहाँ पे फिर हम ये अपना केस लेके जाते हैं। फिर ट्रिब्यूनल का भी अगर आपका एक्सेप्ट नहीं होता, वहाँ पे भी आपका केस डील नहीं होता, कुछ चीज़ें आपकी फेवर में नहीं आती, तो उसके बाद भी फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो उसके ऊपर जो है फोरम्स जो और बचते हैं उन पे भी जा सकते हैं। तो अभी कहने का मकसद ये है कि जो ये अभी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये जो 2 ऑर्डर जो अभी मैंने आपको बताए हैं ये हम डिस्कस करेंगे 137 का और 138 का। इसके बाद जो है हम इसकी अपील की तरफ जाएंगे। अपील जो है उसका फॉर्मेट रेडी करेंगे, अपील में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम रेडी करेंगे, और अपील बनाना मैं आपको सारा A to Z सिखाऊंगा, प्रोफेशनल तरीके से आप अपनी अपील कैसे करते हैं। अभी हम इनकम टैक्स को देख रहे हैं, इनकम टैक्स की अपील बनाना सीखेंगे। उसके बाद जो है फिर हम इसके 2-3 केस जो है हम डिस्कस करेंगे, इनकम टैक्स के ऑर्डर्स के डिफरेंट तरह के उनकी अपीलें बनाना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम सेल टैक्स की तरफ जाएंगे, सेल टैक्स के कुछ ऑर्डर डिस्कस करेंगे, उनके रिप्लाई बनाना सीखेंगे। फिर सेल टैक्स की अपील कैसे फाइल करते हैं, सारी चीज़ें उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। उसकी हेयरिंग, कमिश्नर की तरफ जो इनकम टैक्स कमिश्नर के जो नोटिस होते हैं, उसके बाद अपील की तरफ जाते हैं, कमिश्नर अपील के जो नोटिस वहां से अपील होने के बाद आते हैं, ऑर्डर आपको अपील ऑफिस से मिलते हैं, वो भी सारे हमें आपको रियल लाइफ में कैसे होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, इनकम टैक्स के भी और सेल टैक्स के भी। इसके बाद फिर जो है जब ये टॉपिक हमारे 2 कंप्लीट हो जाएंगे, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनेंगे डिटेल से सारी चीज़ें, क्योंकि हमने डिस्कस करनी है ताकि आपको A to Z हर चीज़ की समझ आ जाए, आपकी हर चीज़ के ऊपर ग्रिप हो जाए। तो ये टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा, इसके हम सेल टैक्स के 5-6 केसेस डिस्कस करेंगे, इसी तरह इनकम टैक्स के। फिर इसके बाद हम ट्रिब्यूनल की तरफ भी जाएंगे, ट्रिब्यूनल में आपने अपील्स कैसे फाइल करनी है, ये जो कमिश्नर अपील के जो ऑर्डर लेके आपने ट्रिब्यूनल की तरफ नेक्स्ट जो फॉरम है वहाँ पे कैसे जाना है, उसकी अपील के डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, अपील फाइल करना वहाँ पे, वो सारी चीज़ें भी हम सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट पे उसने बस अमाउंट बताई हुई है कि ये आपने कमिश्नर जो है उसने दिया हुआ है, ये उसका सारा नीचे एड्रेस है, उसने बता दिया कि ये जो आपको ऑर्डर डिमांड नोटिस भेजा गया है, या तो ये है कि आप ये वाली अमाउंट जो है वो पे कर दें, या फिर आप ये जब आपको ये रिसीव हुआ है इसकी डॉक्यूमेंट डेट जो भी लिखी है इसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप कमिश्नर अपील के पास चले जाएं, वहाँ पे जाके आप अपनी अपील फाइल करें और वहाँ पे जाके आप अपना केस डिस्कस करें। ठीक है, अब ये वाला जो है 137 का जो आ जाता है, इसके बाद एक जो है ऑर्डर आपको और आता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 138 का ये है ऑर्डर, 138 का ये अभी आपको आता है। 137 के बाद आपको ये वाला आता है अगर आप अपील में नहीं जाते। ठीक है, जब आपको 137 का ऑर्डर आ जाता है तो आपने अपील में जाना है। फर्ज कर ले कि आज आपको आ गया 137 का ऑर्डर और आप अपील की तैयारी कर रहे हैं। जब आपने अपील फाइल करनी है तो साथ साथ आपने उस कमिश्नर को भी बता देना है जिसने ये सारे नोटिस आपको इशू किए होंगे, उसको भी बता देना है कि आप 138 का जो ऑर्डर ये इशू हो चुका है ना, ये वाला जो अभी मैंने ओपन किया हुआ है, ये वाला इशू करके आप रिकवरी ना करें, हम अपील में गए हुए हैं। जैसे ही आपको ये 137 का नोटिस आ जाए तो आपने फौरन अपील में जाना है, अपील के डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अपील फाइल करनी है, और साथ ही आपने कमिश्नर को भी
भी बताना है, ठीक है। जिसने ये ऑर्डर इशू किए होंगे कि हम अभी अपील में गए हुए हैं, आप 138 का ऑर्डर जो है ये वाला जो है नोटिस इशू करके रिकवरी की तरफ ना जाएं जब तक हमारा जो केस जो है अभी पेंडिंग है, हमारा केस उधर चल रहा है अपील ऑफिस में। जैसे वहां से डिसीजन कोई आता है तब तक आप 138 का इशू करके कोई भी रिकवरी वगैरह ना करें। ये जब अपील के डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपील ऑफिस में कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, और साथ ही कमिश्नर को आपने जब बताना है कि हम अपील में जा रहे हैं तो वहां पे आपने कमिश्नर जिसने ये सारे ऑर्डर वगैरह इशू किए होते हैं उसको आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं ताकि उसको भी पता चल जाए कि टैक्स पेयर जो है अभी अपील में गया हुआ है, ठीक है। ये और दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हम रेडी करना सीखेंगे, उसमें मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं साथ। तो अभी ये 138 का ऑर्डर जो है वो हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, 138 सबसेक्शन 1 नोटिस टू पे ओवरड्यू टैक्स पेएबल। इसमें लिखा हुआ है whereas it is established that the sum due from you on account of tax as per details given below in area, ठीक है। ये अमाउंट उसने बताई हुई है सेम वही है 11,33,000। यहाँ पे ये वाली अमाउंट कह रहा है कि वो आपकी तरफ ड्यू है। ये सेक्शन उसने बताया हुआ है, ये 161 का जो आपको ऑर्डर मिला था उस सेक्शन के अंडर, ठीक है। ये डेट आगे बताई हुई है। फिर वो कह रहा है कि यू आर हेयर बाय रिक्वायर्ड टू पे दीज एरियर्स ऑफ टैक्स बाय द डेट मेंशन्ड अबव एंड प्रोड्यूस नेसेसरी एविडेंस टू दैट इफेक्ट बिफोर मी एट माय ऑफिस, ठीक है। फेलियर टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस नोटिस विल रेंडर यू लायबल टू प्रोसीडिंग्स और रिकवरी ऑफ सेड अमाउंट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मोड्स। वो कह रहा है कि ये जो डेट बताई गई है ये देखें कि डॉक्यूमेंट डेट है, ठीक है। ये वाली डॉक्यूमेंट डेट वो कह रहा है कि 1 अगस्त को आपको ये, ठीक है, नोटिस मिल गया है। इसके बाद ये वाली जो डेट है इस डेट तक आप ये वाली जो अमाउंट है वो पे कर। अगर आप पे नहीं करते तो फिर क्या होगा, वो कह रहे हैं कि हम फिर ये प्रोसीडिंग्स जो है कंटिन्यू करेंगे और ये अमाउंट जो है ये वाली हम रिकवर करेंगे आपसे। किस तरह रिकवर करेंगे, वो कह रहा है कि अटैचमेंट एंड सेल ऑफ योर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। फर्ज कर लें कि टैक्स पेयर जो है उसकी जो भी है के नाम पे कोई एसेट है, कोई गाड़ी है, कोई और व्हीकल है, कोई भी ऐसी चीज़ है, या उसकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, कोई मकान है, कोई प्लॉट है, कोई भी चीज़ है, वो कह रहा है कि या तो हम उसको सेल करेंगे, उसको सीज कर देंगे ताकि आपकी ये जितनी 11,33,000 की जो अमाउंट है वो हम रिकवर कर लें। इसके जरिए हम कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ यूर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई हम रिसीवर जो है वो हम अपॉइंट कर देंगे, या आपकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो चीज़ों को मैनेज करेगा और हमारी ये जो अमाउंट है वो रिकवर करेगा, गवर्नमेंट की जो अमाउंट है वो हम आपसे रिकवर कर लेंगे, ठीक है। या फिर थर्ड ऑप्शन पे वो बता रहा है योर अरेस्ट एंड डिटेंशन इन पर्सन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, या वो कह रहा है कि आपको 6 माह के लिए हम अरेस्ट कर लेंगे। एट द एंड नीचे वो एक और चीज बता रहा है, स्पेसिफाइड अंडर क्लास ए सी एंड डी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 48 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990। ये भी आप रीड कर लेंगे कि ये वाले सेक्शन के अंदर कौन सी उन्होंने चीजें बताई हुई हैं रिकवरी की, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आप ये अमाउंट हमें नहीं देते तो फिर हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि हम ये वाले इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो अप्लाई करेंगे और आपसे ये वाली अमाउंट जो है वो हम रिकवर कर लेंगे। ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही आपको ये वाला 137 का नोटिस आए आपने फ़ौरन अपील रेडी करनी है। 30 दिनों के अंदर अंदर आपने अपील फाइल करनी है, और जिस कमिश्नर ने या डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जिसने भी आपको 161 के या नोटिस ये वाले ऑर्डर वगैरह इशू किए होंगे, 137 का ये वाला इशू किया होगा, उसको आपने बता देना है कि हम अपील में जा रहे हैं और आप हमारे अगेंस्ट जो है कोई भी रिकवरी वगैरह ना करें, 138 का नोटिस इशू करके रिकवरी की कोई भी प्रोसीडिंग कंटिन्यू ना करें। हम अपील में गए हैं, जैसे ही वहां से कोई भी ऑर्डर वगैरह आता है तो वो हम आपको बता देंगे कि हमारा वहां पे क्या डिसीजन हुआ है। जब वहां पे आपका अपील में जो भी डिसीजन हुआ होगा वही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो हमने अभी डिस्कस की हैं। 137 का नोटिस जब आपको आ जाता है तो उस सूरत में आपने क्या करना है, 138 का जब आ जाता है तो क्या करना है, ठीक है। इसका जो भी रिप्लाई वगैरह होगा वो आपको, या तो आप एक शॉर्ट सा रिप्लाई बना के दे सकते हैं 137 का जब आता है, या फिर ये है कि आप डायरेक्ट रिप्लाई देने के बजाय जो है अपील के डॉक्यूमेंट्स ही फाइल करें। जरूरी नहीं है कि जब आपको 137 का नोटिस आ जाए तो आप रिप्लाई देते फिरें और अपील की तरफ आप डिले करते जाएं, तो उसमें आपका ही नुकसान है, ठीक है। उससे बेहतर है कि आप अपील की तरफ जाएं, अपील में डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और कमिश्नर जिसने ये ऑर्डर वगैरह इशू किए होंगे उसको डायरेक्ट आप अपील के जो एविडेंस वगैरह होते हैं वो बताएं, ताकि उसको भी पता चले कि टैक्स पेयर जो है वो अपील में गया हुआ है, इसके अगेंस्ट जो
जो भी नेक्स्ट रिकवरी का प्रोसीजर है वो कंटिन्यू नहीं करना, वो पेंडिंग ही रखना है जब तक कमिश्नर अपील की तरफ से कोई भी ऑर्डर नहीं आ जाता। तो ये चीज़ें थी आज की वीडियो में। हमने 137 को और 138 को भी डिस्कस किया है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दी हैं कि हमारा केस कौन सा चल रहा था, कौन सा सिनेरियो चल रहा था। बाकी इससे रिलेटेड जो हमारे प्रीवियस जो टॉपिक ये वाला कंटिन्यू चल रहा था उसकी प्रीवियस जो वीडियो थी उनकी लिंक मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा। वो आप प्रीवियस जो टॉपिक हैं वो भी आप देख लें ताकि आपकी वो पीछे से थोड़ी सी रिवीजन हो जाए और आपको ये सारा सिनेरियो समझ आ जाए एक दफ़ा दोबारा, और हम ये कंटिन्यू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। और जो लोग इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो उनको भी फिर समझ आ जाएगी कि जब वो आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उनको भी सारे सिनेरियो को समझ आ जाएगी, टॉपिक सारा समझ में आ जाएगा। फिर इस वीडियो को भी उनको समझ आ जाएगी और नेक्स्ट वीडियो जो भी होंगी वो भी अच्छी तरह उनको समझ आएगी और इस टॉपिक के ऊपर उनकी भी ग्रिप आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम अपील के डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट जो है अपील का वो मैंने आपको पहले एक दफ़ा बताया भी हुआ है, वो आपने कहाँ से लेना है उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। लेकिन जो है अभी वो दोबारा मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको मैं फॉर्मेट भी दोबारा एक दफ़ा से दिखा दूंगा, आपने फॉर्मेट कहाँ से लेना है। तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी मैंने आपको पहले बताए हुए हैं एक वीडियो में कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं अपील के। लेकिन आपको एक दफ़ा दोबारा मैं जो है ज़ीरो से जो डॉक्यूमेंट्स उसके होते हैं वो भी आपको एक दफ़ा बता दूंगा कि अपील के अंदर हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके चलते हैं और उसका इनकम टैक्स की अपील का जो फॉर्मेट होता है वो आपने कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और उसमें क्या क्या चेंजेस वगैरह अगर कोई करनी होती हैं, जो डिफ़ॉल्ट उसमें आपको मिलता है इसका फॉर्मेट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, उसमें कौन सी चीज़ें अगर आपने करनी है उसको सेट कैसे करना है, एक्सेल पे कैसे आपने लेके जाना है वो मैं आपको उसका बता दूंगा। उसकी प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी होती हैं, सेटिंग वगैरह वो भी मैं आपको थोड़ी सी बता दूंगा ताकि आपके पास वो ड्राफ्ट एक दफ़ा रेडी हो जाए। उसके बाद जितने भी आपके पास फर्दर अपील्स के केस आते जाएंगे, आपने जैसे उसमें से वैल्यूज़ चेंज करनी है, कंपनी के नेम चेंज करने हैं, डेट्स चेंज करनी है और आपने फाइल कर देनी है अपील। सिंपल सा काम होगा। वो सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको अपील के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा। तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।